जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम है दीपक और आज हम देखेंगे चाणक्य's डेली करंट एमसीक्यूज एंड मेंस आंसर राइटिंग 14th एंड 15th जुलाई 2021 के। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं ऐसे डेली एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग आपके लिए ला सकूं और प्रीलिम्स में और मेंस में आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कैरो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट विच टुक प्लेस इन 1994, व्हाट शुड बी द फोकस ऑफ पॉपुलेशन रिडक्शन। मतलब कैरो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट जो कि 1994 में हुई थी, उसका फोकस क्या था, उसके हिसाब से पॉपुलेशन रिडक्शन में हमें किस चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो ए देखिए, प्रोडक्टिव राइट्स के ऊपर। सेकंड, कंपलसरी स्टीरिलाइजेशन, हमें कंपलसरी स्टीरिलाइज करना चाहिए, जो भी मतलब मेल है या फीमेल है उनकी नसबंदी करवानी चाहिए कंपलसरली। क्या लगता है? एम्पावरिंग वुमेन, वुमेन को एम्पावर करना। यूनिवर्सल एजुकेशन या तो फिर मैटरनल एंड इन्फेंट हेल्थ। ऑप्शन देखिए 1 3 4 5 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5। मेंस का क्वेश्चन देखिए, नियो माल्थुसियन अप्रोच टू पॉपुलेशन कंट्रोल ट्रीट सिम्टम्स रादर देन एक्चुअल डिसीज, कमेंट। अब इस क्वेश्चन का आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो आपको ये पता रहना चाहिए कि नियो माल्थुसियन अप्रोच क्या होता है। अब पहले आपको ये पता रहना चाहिए माल्थुसियन अप्रोच क्या होता है। तो देखिए, एक रॉबर्ट रॉबर्ट माल्थस नाम के एक सोशल पॉलिटिकल साइंटिस्ट बोल सकते हो, डेमोग्राफर बोल सकते हो। उन्होंने क्या किया था ना, एक थेरी ऑफ पॉपुलेशन दी थी जिन्होंने बताया था कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन किस प्रकार से होता है। उनका कहना था कि जो रिसोर्सेस है और जो पॉपुलेशन है ना, वो हमेशा क्या रहते हैं, अल्गोरिथमिक और ज्योमेट्रिकल उनका चलता रहता है। इनका कहना था कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है ना, रिसोर्सेज उस प्रकार से नहीं बढ़ते हैं। रिसोर्सेज देखिए हर एक साल में 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते हैं, लेकिन पॉपुलेशन अल्गोरिथमिकली बढ़ती है। 1 2 4 8 16, उसके बाद 32, ऐसे करके इनका कहना था कि पॉपुलेशन बढ़ती है। उनके बाद उन्होंने कहा था कि अगर आपको पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो आपको कुछ कुछ मेथड्स लगाने होंगे। इसको उन्होंने प्रिवेंटिव मेथड्स कहा था, जिसमें कॉन्ट्रासेप्टिव्स, उसके साथ साथ फेमाइंस, मालनरिशमेंट, ऐसे बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई थी। इस अप्रोच को कहा जाता है नियो माल्थसियन अप्रोच। अब इसको, ये माल्थसियन अप्रोच था, इसको एक स्टेप आगे लेके गए नियो माल्थसियन वाले। उन्होंने कहा कि प्रिवेंटिव को क्या करना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए, जिसमें कंपलसरी स्टेरिलाइजेशन, वन चाइल्ड पॉलिसी, टू चाइल्ड पॉलिसी, बेनिफिट्स और इंसेंटिव, ऐसे जो भी अप्रोच है ना, इसको कहा जाता है नियो माल्थुसियन अप्रोच। अब इनका कहना है कि जो नियो माल्थुसियन अप्रोच है वो किसी भी डिसीज के पूर्व एक्चुअल डिसीज को ट्रीट नहीं करता है, वो सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करता है। अब देखिए, जब पॉपुलेशन बढ़ रही है, टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब हमें किसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, हमें हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर हम सोशल इविल्स के साथ अगर फाइट कर रहे हैं, अब देखिए अगर हम हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं तो पॉपुलेशन क्या है, उसका बाय प्रोडक्ट है, पॉपुलेशन खुद ब खुद कम होती है। लेकिन अगर आप इंसेंटिवाइज कर रहे हो, डिसइंटेंटिवाइज कर रहे हो, मतलब अगर जिनको दो कपल से ज्यादा, अगर दो कप मतलब आप बोल सकते हो दो बच्चों से अगर ज्यादा बच्चे हो रहे हैं तो उनको गवर्नमेंट में जॉब नहीं दी जाएगी, राशन नहीं दिया जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है माल नरिशमेंट बढ़ेगा, सेक्स रेशियो जो है वो कम होगा, चाइल्ड सेक्स का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ये क्या करता है, सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करता है। तो इस क्वेश्चन का एक्चुअल मतलब ये है। अब देखिए, इनका कहना है कि सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इज मोर इफेक्टिव देन कोएर्शन इन कटिंग फर्टिलिटी रेट। मतलब अगर आप सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कर रहे हो ना वुमेन का, अगर आप सिर्फ वुमेन फोकस पॉलिसीज भी ला रहे हो ना, तो भी आप क्या कर सकते हो, पॉपुलेशन को अच्छे ढंग से कंट्रोल कर सकते हो। अब उन्होंने बताया कि यूपी का जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.7 है, और जो अगर आप बोल सकते हो रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ पॉपुलेशन है वो 2.1 है। इनका कहना है कि मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिविलेंस, मेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, डिक्रीजिंग मैटरनल मोर्टेलिटी एंड इन्फेंटेंट मोर्टेलिटी, ये 2026 तक इनका मतलब यूपी के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से ये धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन जो ये कैरो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट 1994 में हुई थी, उसमें इनका कहना है कि जो रिप्रोडक्टिव राइट्स के ऊपर हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वुमेन के एम्पावरमेंट पे ध्यान देना चाहिए, यूनिवर्सल एजुकेशन के ऊपर, मैटरनल इन्फेंट हेल्थ के ऊपर हमें क्या देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इससे क्या होगा, पॉपुलेशन रिडक्शन जो है, पॉपुलेशन
रिडक्शन, पॉपुलेशन कंट्रोल, ये इसका बाय प्रोडक्ट है। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स का बाय प्रोडक्ट रहता है पॉपुलेशन, टोटल फर्टिलिटी रेट। आप उसे डायरेक्टली पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली पॉपुलेशन को अगर आप डायरेक्टली पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं, आप सिर्फ बुखार को ट्रीट कर रहे हैं, आप उसके अंदर जो वायरल है ना उससे ट्रीट नहीं कर रहे हैं। तो यही इनका इसमें कहना है। अब देखिए इसका आंसर है 1, 3, 4, 5। सेकंड बिल्कुल गलत है, कंपलसरी स्टेरिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। ये क्या है, ये डायरेक्ट तरीका है, कोएर्सिव मेथड्स हैं जिसमें हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन को डायरेक्ट कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ये मेथड आज तक चली नहीं है। चाइना ने भी ये मेथड ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन उनको पता चला कि हमारी जो पॉपुलेशन है ना वो बिल्कुल डिसओरिएंटेड हो गई है। डिसओरिएंटेड इन द सेंस, अब देखिए वहां पे वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से क्या हो रहा है, सेक्स रेशियो जो है ना वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। वहां पे मेल फीमेल पॉपुलेशन आपको दिखाई नहीं देगी। चाइना का जो सेक्स रेशियो है ना वो लगभग 712 टू 800 के बीच में है। तो देखिए सेक्स रेशियो कितना ज्यादा उनका डिस्टर्ब हो गया है। इसकी वजह से, किसकी वजह से, चाइना की वन चाइल्ड पॉपुलेशन पॉलिसी की वजह से। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू फेडरलिज्म कंसिडर द फॉलोइंग। In USA, every state has equal representative in Senate irrespective of population size and area of state। क्या लगता है, यूएसए में सीनेट में हर स्टेट के पास इक्वल रिप्रेजेंटेटिव है क्या? मतलब 50 स्टेट के पास दो दो रिप्रेजेंटेटिव, क्या लगता है, और 100 रिप्रेजेंटेटिव सीनेट में, सही है या गलत है? इन इंडिया, स्टेट्स हैज रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन साइज एंड एरिया ऑफ स्टेट। मतलब जो राज्यसभा में स्टेट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो पॉपुलेशन के साइज के हिसाब से और एरिया ऑफ स्टेट्स के हिसाब से है। क्या लगता है? ऑप्शन देखिए, 1 ओनली, 2 ओनली, 1 एंड 2, या नेदर 1 नॉर 2। थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्टली डिस्क्राइब्स इंडियन फेडरलिज्म। इनमें से कौन सा इंडिया के फेडरलिज्म को परफेक्टली डिस्क्राइब करता है? ए देखिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बी कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, सी फेडरलिज्म विद सेंट्रल टेंडेंसीज, या डी यूनिफॉर्म फेडरलिज्म। क्या लगता है इसका आंसर? अब इन्होंने बताया कि द अपकमिंग क्राइसिस इन इंडियन फेडरलिज्म, इनका कहना है कि जब 2026 में पॉपुलेशन का जो लोकसभा का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, जब लोकसभा के टाइम, अभी अभी क्या चल रहा है, 1976 की जो 1976 में क्या कर दिया गया था, पॉपुलेशन जो ये था लोकसभा की सीट्स थी उसे फ्रीज कर दी गई थी और उसे 1971 के सेंसस के हिसाब से किया था। अब आने वाले समय में क्या होगा, 2031 के सेंसस के बेस पे क्या होगा, लोकसभा के जो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन तय होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, ये डिस्ट्रीब्यूशन तय होगा तो जो फेडरलिज्म है ना उसके ऊपर सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला है। कौन सा चैलेंज? अब देखिए बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं ये पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया है ना, वो मोस्टली साउदर्न स्टेट्स हैं, और बाकी के जो स्टेट्स हैं ना वो है नॉर्दर्न स्टेट जिन्होंने अपनी पॉपुलेशन को प्रॉपर ढंग से कंट्रोल नहीं किया है और इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। अब जितना अगर हम 2031 के सेंसस के हिसाब से लेंगे तो नॉर्दर्न स्टेट्स जिन्होंने फेल्यूर है पॉपुलेशन कंट्रोल के मामले में, उनको क्या मिलेगा, ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ज्यादा लोकसभा सीट्स मिलेगी, ज्यादा राज्यसभा सीट्स मिलेगी। लेकिन जो साउदर्न स्टेट्स हैं उन्होंने इतना ज्यादा सक्सेस किया, पॉपुलेशन कंट्रोल किया, वुमेन एम्पावरमेंट किया, लिटरेसी इतनी ज्यादा बढ़ाई, रिप्रोडक्टिव राइट्स दिए, उनको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ सीट्स, लेस नंबर ऑफ सीट्स। तो ये चैलेंज है इस फेडरलिज्म के चैलेंज को कंट्रोल करना। इसीलिए इनका कहना है कि हमें ना एक मिनिमम फॉर्मूला तय करना चाहिए जिसके बेसिस पे जो बड़े स्टेट्स हैं जिन्होंने कंट्रोल कर लिया है, जो छोटे स्टेट्स हैं जिन्होंने कंट्रोल नहीं किया है, जो अच्छे अच्छे जीडीपी जिनका बहुत ज्यादा सरप्लस स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, और जो पुअर स्टेट्स हैं जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश ऐसे स्टेट्स आते हैं, इनके लिए एक मिनिमम फॉर्मूला होना चाहिए जिसके बेसिस पे क्या हो, रिप्रेजेंटेशन हम लोकसभा में इन्हें प्रोवाइड करें। तब इनका यही कहना है कि एक मिनिमम रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है जिसके बेसिस पे फेयर क्या हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो। अदरवाइज क्या हो जाएगा, इनजस्टिस हो जाएगा बहुत सारे ऐसे स्टेट्स के साथ जिन्होंने क्या किया है, बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी पॉलिसीज, जैसे केरला है, केरला ने बहुत ज्यादा अच्छी पॉलिसीज लाई है, रिप्रोडक्टिव राइट्स दिए हैं वुमेन को, उसके साथ साथ लिटरेसी इतनी बढ़ाई है, तो उनको क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा धक्का मिलेगा और इतना अच्छा काम करने के बावजूद उनको रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर ढंग से नहीं मिलेगा। अब देखिए ये बिल्कुल भी सही है, यूएसए में जो रिप्रेजेंटेशन है ना वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन है, सबको, सब स्टेट्स को दो दो क्या दिए गए हैं, मेंबर दिए गए हैं, और सीनेट का जो पूरा टोटल मेंबर्स है वो कितने हैं, 100। और इंडिया में जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसके हिसाब से होता है, पॉपुलेशन साइज के हिसाब से होता है और एरिया ऑफ स्टेट्स के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे दोनों भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और जो थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर है सी, फेडरलिज्म विद सेंट्रल टेंडेंसीज। अब देखिए अगर आप प्रॉपर ढंग से इंडिया के फेडरलिज्म को देखोगे ना तो अब फेडरलिज्म का मतलब होता है पावर शेयरिंग।
पावर शेयरिंग बिटवीन द यूनिट्स ऑफ द फैमिली, मतलब जो भी फैमिली है ना, वो फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो किस प्रकार से पावर शेयर कर रहे हैं, उसे कहा जाता है फेडरलिज्म। तो हमारे यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो बिल्कुल नहीं है, किसी किसी मामलों में है, जिसमें आपको दिखाई देगा आर्टिकल 261 262 के मामलों में आपको थोड़ा बहुत कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दिखाई देगा। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म 2014 के बाद थोड़ा थोड़ा हमको देखने को मिलता है, नीति आयोग आया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आया है, उसके बाद बहुत सारी कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है, ऐसे बहुत सारे इंडेक्स के बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, कंपटीशन करा रही है, वर्टिकल कंपटीशन और हॉरिजॉन्टल कंपटीशन। लेकिन अगर आप इनबिल्ट देखोगे ना, 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को देख के अगर चलोगे ना, तो इंडिया का जो फेडरलिज्म है ना, वो क्या है, फेडरलिज्म विद सेंट्रल टेंडेंसीज, मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर दिए गए हैं और स्टेट गवर्नमेंट को जो पावर है ना, वो बहुत ज्यादा लिमिट रखे गए हैं। इसीलिए जो इंडिया का जो परफेक्ट एग्जाम्पल है ना, वो फेडरलिज्म विद सेंट्रल टेंडेंसीज में आपको देखने को मिलेगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। सेक्शन 66A श्रेया सिंघल, सेक्शन 303 मित्तू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सेक्शन 377 नवतेज सिंह जोहर। अब ये वो सेक्शन है जिन केसेस के बेसिस पे उन सेक्शंस के सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिए हैं, जजमेंट दिए हैं। अब देखिए डिसेबल कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन, अब इनका कहना है कि बहुत सारे ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिए हैं, हटा दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, आईपीसीसी से और उसके साथ सीआरपीसी से, लेकिन अभी भी वो क्या हो रहे हैं, पुलिस उनको फॉलो कर रही है। तब इनका कहना है कि 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसमें श्रेया सिंघल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो आईटी सेक्शंस थे जिनके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था, वो अभी भी बहुत सारे पुलिस क्या कर रहे हैं, उसके बेसिस पे एफआईआर रजिस्टर्ड करते हैं। तो ये सेक्शन 66 बिल्कुल भी सही है। उसके बाद उन्होंने बताया है कि सेक्शन 303 जिसमें कैपिटल पनिशमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने आर्बिट्री और अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था, अभी भी बहुत सारी स्टेट जो है वो कैपिटल पनिशमेंट देती हैं। वो कौन से केस में हुआ था, मित्तू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, तो सेकंड भी बिल्कुल सही है। और सेक्शन 377 जिसमें होमोसेक्सुअलिटी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था, वो नवतेज सिंह जोहर के केस में हुआ था। ये तीनों भी क्या है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर है A 1 2 एंड 3। अब इनका कहना है कि बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट क्या कर देती है, नेशनल लेवल पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देती है, लेकिन लोकल लेवल पे वो पुलिस क्या नहीं करती है, उसके बेसिस पे पुलिस उसके बेसिस पे केसेस फाइल करती है। तो इसलिए इनका कहना है कि सबसे पहले ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है और टाइम टू टाइम इनको जो सुपरिटेंडेंट्स हैं, जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, इनको टाइम टू टाइम ट्रेन करना चाहिए पुलिस ऑफिसर्स को नीचे लेवल पे, सब इंस्पेक्टर्स को, उसके साथ साथ स्टेशन हाउस ऑफिसर्स को, कि कौन कौन से सेक्शंस आपको अपडेट रहना है, कौन कौन से सेक्शंस हटा दिए गए हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ताकि क्या हो, इन सेक्शंस के ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा ट्रीट ना करें और जो सेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिए हैं उन सेक्शंस के ऊपर क्या ना हो, एफआईआर दर्ज ना हो। तो इसका आंसर क्या है, A 1 2 एंड 3। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर दैट हेल्प्स इन डेवलपिंग सेक्युलरिज्म, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी इज। अब देखिए, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, जो कि हमें सेक्युलरिज्म, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी डेवलप करने में मदद करे, वो आखिर क्या है। ए देखिए, फंडामेंटल राइट है, बी फंडामेंटल ड्यूटी है, सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, या डी पार्ट ऑफ प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या लगता है इन चारों में से क्या है। अब देखिए इशू आखिर क्या है, किस बेसिस पे मैंने आखिर ये क्वेश्चन उठाया है, और ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रीलिम्स में इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए, नो सूडो साइंस प्लीज। अब देखिए क्या है, इग्नू जो है ना, इग्नू ने एक नया कोर्स शामिल किया है अपने सिलेबस में, इसका नाम है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी आपको पता है ना कि 9 ग्रह है, 9 ग्रह, देयर आर 9 ग्रह, और जब आप पैदा होते हो ना, उसकी दशा में आपका जो कुंडली है, कुंडली बनती है, और उसके बाद आपका जो फ्यूचर है ग्रहों के हिसाब से तय होता है। तो ये जो कोर्स है इग्नू ने अपने सिलेबस में शामिल किया है। इनका कहना है कि एस्ट्रोनॉमी इज अ टोटल सूडो साइंस। सबसे पहली बात तो 9 ग्रह है ही नहीं। अगर आप एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के हिसाब से देखोगे, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, तो पहली बात तो 8 ही ग्रह हैं। ओके, और उसमें भी जो सन है ना, वो क्या है, एक स्टार है, वो ग्रह नहीं है, वो प्लैनेट नहीं है। तो मॉडर्न साइंस के साथ उन्होंने क्या किया है, एस्ट्रोनॉमी को कंपेयर किया है और कहा है कि जो इग्नू और जो गवर्नमेंट ऐसे डिसीजंस ले रही हैं वो बिल्कुल भी गलत है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल ड्यूटी बोलता है आर्टिकल 51A में, आर्टिकल 51A में कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है
कि टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ये जो लोग है ना, स्टेट की क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों के अंदर एक साइंटिफिक डेवलपमेंट, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करे, ताकि लोग सेक्युलरिज्म, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, रैशनैलिटी को क्या करे, समझे। तो ये क्या है, फंडामेंटल राइट है, उसके अगेंस्ट में क्या हो रहा है, हम जा रहे हैं, इनका कहना है। अब सिलेबस में देखिए क्या क्या डाला गया है, राशि भविष्य डाला गया है कि आपका राशि भविष्य देख के आपको बताया जाएगा कि आपका कल कैसे होने वाला है, आपको आपकी बीवी मारने वाली है, आपको घर पे क्या होने वाला है, आपका झगड़ा होने वाला है, आपको प्यार होने वाला है, आपको बहुत धन संपत्ति आने वाली है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारी चीजें कहाँ गई है, सिलेबस में डाली गई है, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे अभी। ओके, उसके साथ साथ राहु केतु की इंफॉर्मेशन डाली गई है कि राहु केतु के अगर आपके ग्रहों में राहु केतु आ जा रहे हैं तो क्या होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारी चीजें जो कि एक सूडो साइंस का पार्ट है, लिटरली इट इज अ पार्ट ऑफ सूडो साइंस, उसे क्या दिया जा रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दिया जा रहा है। अब बच्चों को हम सूडो साइंस पढ़ाएंगे तो ये बहुत ज्यादा हम रिग्रेसिव स्टेप ले रहे हैं, ये इनका कहना है। ओके, इसके बाद देखिए 6th क्वेश्चन, 2+2 मिनिस्ट्रियल मीट विच वॉज रिसेंटली टेकन बाय इंडिया विथ विच कंट्री। 2+2 मिनिस्ट्रियल मीट इंडिया ने किसके साथ की, तो देखिए इंडिया रशिया टू होल्ड 2+2 मिनिस्ट्रियल मीट, तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर है ए रशिया। अब 2+2 मिनिस्ट्रियल मीट में इंडिया और रशिया किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो तालिबान के लिए, जो तालिबान जैसे यूएस है, जो तालिबान यूएस ने क्या कर लिया है, अफगानिस्तान से अपनी फोर्सेस को विड्रॉ कर लिया है, तो वहां पे अभी फ्यूचर डेवलपमेंट कैसे होगी इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ साथ स्पुतनिक वैक्सीन जो है उसे किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना है ब्रिक्स में, उसके साथ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और G20 समिट, इन सारी चीजों के ऊपर ये क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ओके, 7th क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन दैट ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्या लगता है जो फूड का वेटेज है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसे हम CPI कहते हैं, ये क्वेश्चन 2020 के प्रीलिम्स का है, जो कंज्यूमर वेटेज है फूड का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में वो ज्यादा है होलसेल प्राइस इंडेक्स से। सेकंड, द होलसेल प्राइस डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइस ऑफ सर्विसेज विच CPI डज, मतलब जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो सर्विसेज के प्राइसेस को कैप्चर नहीं करता है जैसे कि CPI, जैसे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स करता है। क्या लगता है। थर्ड देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has now adopted WPI as a key measure of inflation and deciding on the changes to key policy rates, मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करने के जो रेट्स हैं WPI ने अभी वो RBI ने अभी वो WPI पे कर लिए हैं, दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो ये तो बिल्कुल भी गलत है, तो इसके पे थर्ड बिल्कुल सही गलत हो जाता है, और सेकंड भी यहाँ पे क्या, फर्स्ट यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है। तो जो वेटेज ऑफ फूड है ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसलिए इसका आंसर क्या है, A1 एंड 2। अब देखिए WPI इन्फ्लेशन रिमेन्स हाई, इनका कहना है कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो इन्फ्लेशन है जिसमें प्राइस ऑफ ग्रेन्स आते हैं, पेट्रोलियम आते हैं, फूड आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग गुड आते हैं, इन सारी चीज़ों के प्राइस क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि बाकी की चीज़ों के प्राइस कैसे हों। अब इनका कहना है जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो 12.7 हो गया है, और ये WPI इन्फ्लेशन के जो आंकड़े हैं वो कौन देता है, तो वो देता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर इन द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो इनका कहना है कि हाई इन्फ्लेशन ये किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल, डीजल, नाफ्ता जो ये बढ़ रहे हैं ना, इनकी वजह से क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई जा रहा है। अब देखिए पेट्रोलियम का, डीजल का अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं ना, तो ऑब्वियसली बात है ट्रांसपोर्ट के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और ट्रांसपोर्ट के बढ़ जाते हैं तो फूड के ट्रांसपोर्टेशन के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग चीज है उनके ट्रांसपोर्टेशन के भाव बढ़ जाते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट हो जाता है, मतलब यहाँ पे एक जैसा ही बढ़ा ना तो बाकी की चीजों के दाम 2 से 3 से 4 से ऐसे क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लायर इफेक्ट आपको इकोनॉमी में देखने को मिलता है। ओके, इसके बाद देखिए 8th क्वेश्चन, रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज RSSTL स्कीम इज प्रोवाइडेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी देखिए स्कीम का नाम पहले तो आपको अच्छे ढंग से पता रहना चाहिए, रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवी स्कीम, इसका मतलब आपको रिबेट प्रोवाइड किया जाएगा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की जो टैक्सेस है और लेवीज है उसके ऊपर। तो ये किसको प्रोवाइड की जाती है, ए देखिए टेक्सटाइल, बी फुटवेयर, सी इलेक्ट्रॉनिक या डी फार्मास्यूटिकल कंपनीज। अब देखिए यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया ये स्कीम को जिसका नाम है रिबेट ऑन स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवीज scheme on apparels, garments and made up with the same rates notified by the Ministry of Textiles in March 2019।
तो ये जो स्कीम है ना वो टेक्सटाइल्स को अपने होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो सेंट्रल टैक्सेस लगते हैं और स्टेट की जो टैक्सेस लगते हैं ना अपीयरेंस के ऊपर, गारमेंट्स के ऊपर और उसके साथ साथ टेक्सटाइल्स के ऊपर, उन सारी जो टैक्सेस हैं और लेवीज हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, रिबेट कर दिया जाएगा और उनको वो टैक्सेस सारे के सारे वापस दिए जाएंगे। इससे क्या होगा, टैक्सेस कम होंगे तो जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। प्रोडक्शन का कॉस्ट कम होगा तो हम क्या करेंगे, उसे सस्ते दामों में क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। और देखिए इंडिया का जो अपैरल एक्सपोर्ट है ना वो 22 बिलियन का है, वो क्या होगा, इससे बहुत ज़्यादा उनको फायदा मिलेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।